everyone, welcome back to my YouTube channel Sumitra English Tutorials. And today we are going to do the first poem from 10th class book First Flight, and the name of the poem is Dust of Snow. ये जो poem है बच्चों, it is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. और रॉबर्ट फ्रोस्ट की बच्चों एक खास बात यह है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट हैज रिटन द पोएम ओवर द डेली रूटीन लाइफ. जो हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में जो भी इवेंट्स होती हैं उन्होंने रियल लाइफ के ऊपर पोएम्स लिखी हैं. एंड जो मॉडर्न इंग्लैंड है वहाँ की रूरल लाइफ के बारे में उन्होंने काफी लिखा है. तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट गेट द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट जो है बेटा यहाँ पे किसी धूल के कण से नहीं है, बल्कि डस्ट ऑफ स्नो ही रेफर्स टू स्नोफ्लेक्स. व्हेन इन विंटर सीजन ट्रीज आर कवर्ड विद स्नो, और जब उसमें से ब्रांचेस के हिलने की वजह से जब वो नीचे गिरते हैं स्नो के पार्टिकल्स, तो दोज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो आर रेफर्ड टू एज डस्ट ऑफ स्नो. और इस पोएम में जो है वी कैन सी टू शेड्स ऑफ मूड ऑफ द पोएट. In the very first stanza, the poet Robert Frost, he is in sad mood, he is depressed one, he is not happy with the life. हमें रीजन नहीं पता कि क्या कारण है. But in the second stanza, the sad mood of the poet is changed into the happy one. और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया उनके मूड में, that we'll know in this poem. एक्चुअली इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि हम अपनी सोसाइटी में बेटा कुछ सुपरस्टिशंस को मानते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, कुछ धारणाओं को मानते हैं. जैसे हम कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी, काली बिल्ली, तो मेरा काम नहीं बनेगा. या व्हेन वन इज अबाउट टू लीव द हाउस एंड एट द बैक ऑफ दैट पर्सन अगर वन स्नीजेस, कोई छींक देता है तो हम कहते हैं रुक के जाना, ये नहीं होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. रॉबर्ट फ्रोस्ट इस पोएम में यही बताना चाहते हैं कि ये जो हमने एक तरह से धारणाएं बना रखी हैं, इनका कोई इनका कोई मीनिंग नहीं है. ये हमने अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिया कि एक दो पर्सन का ऐसा हुआ कि कोई काली बिल्ली गई, उसका काम नहीं बना, तो एक तरह से धारणाएं बना ली. बट इट इज नॉट सो. बिल्ली को थोड़ी ना पता है कि आप उनके लिए इल ओमेन का काम कर रहे हैं, जो भी है. तो इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ने दो ऐसे नेचुरल सिंबल का यूज किया है. वन इज क्रो. क्रो जो है कौवा, इट इज अ ब्लैक कलर एंड इट्स वॉइस इज वेरी हार्श. तो क्रो जो है इट इज सिंबल ऑफ द डेड. हमारे जो डियर एंड नियर वंस जो एक तरह से पास आउट हो जाते हैं, व्हेन दे आर नो मोर, तो हम पितृ या श्राद्ध पे ये बोलते हैं कि उनको खाना खिलाते हैं, तो दे विल जो है उनको अगर हम खिलाएंगे कौवों को, तो एक तरह से वो हमारे पितरों को देंगे. तो दे आर द मैसेंजर ऑफ द डेड. तो यहाँ पे नेगेटिव जो है उसका एक तरह से यूज किया गया है. अनदर जो उसमें नेचुरल जो सिंबल है दैट इज हेमलॉक. हेमलॉक इज अ काइंड ऑफ स्मॉल साइज्ड ट्री एंड इसके जो फूल होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं. इट इज अ पॉइजनस काइंड ऑफ ट्री. ये जहरीला माना जाता है इसके बीज, इसलिए इसको भी नेगेटिव उसमें उन्होंने वर्ड्स में यूज किया है. तो इन दो का यूज करके पोइट ये बताना चाहते हैं कि समटाइम्स जब हम इन चीजों को इल ओमेन या बुरा एक तरह से अपशकुन मानते हैं, बट पोइट के साथ क्या हुआ, when he was standing under the hemlock tree and when the crow sit on one branch of the hemlock tree, उसके ऊपर से कुछ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके कंधे पे गिरते हैं, तो उस समय उनका जो मूड होता है बैड मूड वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस पोएम में आयरनी इज यूज्ड. आयरनी क्या होता है, जब हम कोई चीज मानते हैं बट उसके जैसे इल ओमेन है क्रो और हेमलॉक, बट यहाँ पे उनके लिए इल ओमेन नहीं बल्कि शुभ एक तरह से संकेत का कारण बन जाते हैं, जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट वी थॉट. तो ऐसा जब होता है तो इट इज कॉल्ड आयरनी. एज वी कैन से the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. So here the poet is telling कि the manner a crow shook down on me, shook down when the crow sat on the branch of that hemlock tree under where जहाँ से मैं जा रहा था, तो वो एक ब्रांच के ऊपर बैठा है हेमलॉक पेड़ के ऊपर, एंड उसके बैठने से the dust of snow from a hemlock tree, and when the crow sits or maybe he was about to fly, so just because of the movement of the crow, the branch of the tree it shakes, और वहां से क्या होता है, कुछ उसकी फ्लेक्स ऑफ द स्नो जो है वो गिरती हैं हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर. किसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर, बिकॉज ही माइट बी गोइंग अंडर थ्रो दैट, उस पेड़ के नीचे से जा रहे हों या हो सकता है वो बैठे हों. तो इसमें ये बताया है. सेकंड बोलते हैं हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो कहते हैं कि इनिशियली
हैप्पी मूड, बट आफ्टर द हेमलॉक ट्री की ब्रांच से जब वो स्नोफ्लेक्स मेरे ऊपर गिरी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मीन्स इट कंप्लीटली चेंज माई मूड. अर्लियर आई वॉज इन सैड मूड, तो कैसा मूड चेंज हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड होता है बेटा हेल्ड इन रिग्रेट. Maybe for some reason the poet was repenting that today my day has been wasted, कि मेरा दिन खराब हो गया, वो पश्चाताप कर रहे थे. तो कह रहे हैं and saved some part of a day, the remaining time of that particular day is saved because now the sad mood changed into the happy one. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उस हेमलॉक पेड़ से, क्रो की वजह से जो स्नोफ्लेक्स मेरे ऊपर गिरे, उसने मेरे मूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया. और उस मूड ने, जब मैं हैप्पी हुआ, तो उस हैप्पी मूड की वजह से सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन का बचा हुआ जो हिस्सा था, आई हैड, जो मैंने रूड किया था, जिसके ऊपर मैंने रिग्रेट किया था कि टुडे माई डे इज नॉट गुड वन, तो मेरा वो बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है एक हैप्पी डे में चेंज हो गया. तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट इज वेरी सिंपल, और इसमें बहुत ही छोटी सी बात बोली है, बट इसमें बहुत डीप जो है मैसेज पोएट ने दिया है. एंड व्हाट इज दैट, कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इल ओमेंस वी आर, जो हम सोच रहे हैं कि ये अशुभ संकेत है, हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है. क्योंकि क्रो और हेमलॉक दोनों ही जो है नेगेटिविटी का एक तरह से क्या है, सिंबल है, प्रतीक है नकारात्मकता के. लेकिन इन दोनों की वजह से ही पोइट के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इवन ऑन द कंट्रेरी ऑफ इट उनके साथ अच्छा हुआ, उनका मूड हैप्पी हो गया. तो इनडायरेक्टली मीन्स टू से इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इल ओमेंस दैट वी हैव थॉट, जो हमने सोचा है हमारे काम या हमारा दिन अच्छा होता है, बल्कि द पॉजिटिविटी इनसाइड आवर हार्ट जो है, उसकी वजह से हम खुश रहते हैं और उसी वजह से हमारा मूड ठीक हो जाता है. तो इसमें अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस, क्या क्या यूज हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द होल पोएम देयर इज एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट कैसे बेटा, द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ये चार जो लाइन्स इन वन स्टैंजा, इसमें कहीं भी कोई फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ओनली इन द एंड जो है वो है. तो जब इस तरह से 3 to 4 लाइन्स लिखी जाती है विदाउट मार्किंग कोमा या, तो वहां पे एंजॉयमेंट होता है. इवन इन द सेकंड स्टैंजा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. इसमें भी लास्ट में जाके रूड के बाद फुल स्टॉप आया है, तो ऐसे जो होते हैं उनको एंजॉयमेंट बोलते हैं. ठीक है, नाउ सी द सेकंड वन. Irony I have told you. Second one is enjoyment, and third जो है alliteration is used over here. Alliteration किसमें है, एक तो इसमें आ गया has given my heart, has h and heart h. तो repetition of the same consonant sound is called alliteration. ठीक है, उसको alliteration बोलते हैं. Then we can see the same use of alliteration in the third line of the second stanza. And saved some part. Saved in some, the repetition of the consonant sound s is there. और another जो phonetic devices है, that is used assonance. Assonance बेटा क्या होता है, assonance में जब vowel a e i o u out of all the 26 letters जो भी इंग्लिश के हमारे अल्फाबेट है उनमें a e i o u, जब उनके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है या वो जो आते हैं, तो assonance होता है. ठीक है, और इसी के ऑपोजिट एक होता है कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस में जो होता है, इसमें भी दोनों यूज किए गए हैं. कॉन्सोनेंस इज ऑल्सो यूज्ड एंड एसोनेंस इज ऑल्सो यूज्ड. फर्स्ट हैव ए ग्लांस ओवर द एसोनेंस. कम टू द सेकंड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा. शोक डाउन ऑन मी. शोक ओ, डाउन ओ, ऑन ओ. मींस यहाँ पे जो ज्यादा साउंड आ रही है वो वोवल उसकी आ रही है, तो यहाँ पे शोक डाउन ऑन, ओ ओ ओ, ये जो है एसोनेंस है. इन द सिमिलर वे हम कॉन्सोनेंस में इसे देख सकते हैं. इसमें है हमारा लास्ट वाली लाइन, अ डे आई हैड रूड. डे हैड रूड, इसमें डी जो है कॉन्सोनेंट, उसके ऊपर स्ट्रेस्ड है, तो इसको कॉन्सोनेंस भी बोलेंगे. ठीक है, नाउ वन मोर इज देयर. इसमें जो है alliteration is there, assonance is there, everything is over there. Now I will tell you about the rhyme scheme. जो rhyme scheme use हुई है वो क्या है, देखिए. The way a crow shook down on me, crow, me, snow, ice. तो इसमें crow and snow are similar sound a और a. Me and tree in the first stanza b, तो a b a b. But when we come in the second stanza, has given my heart, तो हार्ट जो है वो क्रो या मी से नहीं, उनके साउंड से मैच करता है, तो यहाँ हम इसको देंगे सी. हार्ट एंड थर्ड लाइन पार्ट, और इधर सेकंड एंड फोर्थ लाइन मूड एंड रूड, तो यहाँ पे बोलेंगे सी
D, C, D. तो राइम स्कीम क्या होगी? A, B, C, D and C, D. All this is about the poem. तो ये सब कुछ आपको पता चल गया. Now come to its exercise. तो एक्सरसाइज जो है उसमें भी क्या है? थिंकिंग अबाउट द पोएम. इसमें क्या है? द पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल. ये पोएम जो है बहुत ही सिंपल से मोमेंट को डिस्क्राइब करती है, बट हैज ए लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस. लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है. दैट आई टोल्ड यू कि जब कई बार हम कोई धारणा बनाते हैं उसके ऑपोजिट हमारे साथ होता है. तो ऐसा नहीं है कि जैसे क्रो जो नेगेटिव वो उसको मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ नेगेटिव ही होगा. बिकॉज इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ मीन्स हैविंग बोथ द नेगेटिव सिंबल ऑफ द नेचर क्रो एंड हेमलॉक, उनके साथ उसके बावजूद भी पॉजिटिविटी आती है. उनका दिल जो है वो खुश हो जाता है. एंड ही बिकम्स इंस्टेड ऑफ what should I say कि sadness, his heart is full of happiness. तो इसलिए to compare this other quotation from Robert Frost, always a larger significance, a little thing touches a larger thing. Come to its first question. What is dust of snow? जो मैं आपको already बता चुकी हूँ. means tiny particles of snow. What does the poet say has changed his mood? क्या कवि ने बोला कि उनके मूड किससे चेंज हुआ है? By the फॉलिंग, और क्या कहेंगे कि फॉलिंग ऑफ द स्नो की वजह से उनका मूड चेंज हुआ है. हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? 3 क्वेश्चन है. पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ? तो पोएट्स मूड हैज चेंज फ्रॉम द सैड वन टू हैप्पी वन, उदासी से खुश. नाउ कम टू द सेकंड वन. हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? फ्रोस्ट ने इस पोएम में नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है? एक्चुअली वैसे सेकंड इसका देखो, द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. इसके बारे में वी कैन चूज इन आंसर बाय हैविंग a glance over the 3 parts of the question. What are the birds that are usually named in poems? जो usually poets use करते हैं poems में, वो कौन कौन से birds होते हैं? फर्स्ट इसका क्वेश्चन, डू यू थिंक a crow is often mentioned in poems? क्या आपको लगता है कि crow को poems में मेंशन किया जाता है? तो फर्स्ट में हम कहेंगे कि कुकू है, मैना है, पिकॉक है. ब्यूटीफुल बर्ड्स हैविंग ब्यूटीफुल साउंड्स, दे आर यूजुअली यूज्ड बाय द पोएट्स इन द पोएम. और यस, इसमें जो है क्रो को यूज किया जाता है. नो, नॉर्मली पोएट्स डोंट यूज इट जैसे क्रो इन द पोएम इन अ पॉजिटिव मैनर. What images come to your mind when you think of a crow? तो जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक दैट इट इज ऑफ ब्लैक कलर, इसका कोई ब्यूटीफुल कलर नहीं है. और दूसरा हम सोचते हैं इट्स साउंड, इसकी जो साउंड है दैट इज वेरी हार्श, इट्स नॉट मेलोडियस वन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन, व्हाट इज a hemlock tree? तो hemlock tree बेटा जैसे हमने पहले ही देख लिया है, इट्स ए पॉइजनस काइंड ऑफ ट्री एंड इट हैज वाइट ग्रास. ठीक है. So इसका second part, why doesn't the poet write about a more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? तो कह रहे हैं कि maple जैसे, oak या pine जैसे सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं किया? एक्चुअली इस पॉइंट में रॉबर्ट फ्रोस्ट ये बताना चाहते हैं कि हेमलॉक जो एक पॉइजनस है ट्री है और जो नेगेटिविटी का सिंबल है, तो वो इस धारणा को तोड़ने के लिए, जस्ट टू ब्रेक दिस, जैसे व्हाट शुड वी से, ये स्टेटमेंट को तोड़ने के लिए उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज किया है. और इसी वजह से सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स और ट्रीज आर लेफ्ट बाय पोएट. तो नेक्स्ट बोल रहे हैं फिर, what do the crow and hemlock represent? joy और sorrow. तो obviously we have gone through the poem, we have come to know कि ये दोनों ही जो है sorrow, दुख को प्रकट करते हैं. what does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? तो यहाँ पे जो dust of snow है, अब ये तो हमें पता है कि क्रो और हेमलॉक दोनों नेगेटिव उसके लिए आए हैं, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जो है जिसको क्रो शेक करता है और गिराता है, वो डस्ट ऑफ स्नो किस चीज का प्रतीक है? तो वो है हैप्पीनेस का. क्योंकि जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो उनका मूड जो है वो सैड से हैप्पी हो जाता है. ठीक है. नाउ कम टू द लास्ट वन. हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या कभी ऐसी आपकी लाइफ में कभी समय आया है जब आप काफी डिप्रेस्ड या मतलब निराश फील करते हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? या फिर क्या कभी आपने ऐसे सिमिलर मोमेंट को, ऐसे किसी क्षण को मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है जिससे आपका मूड उस दिन ठीक हो गया? यस, ऑब्वियसली डेली हमारे साथ होता है. and in an innumerable manner way we can say innumerable times हमारा मूड ऑफ होता है. हर एक आदमी का मूड ऑफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि the whole day we remain in the same hopelessness के मूड में रहते हैं.
वी ऑल्सो बिकम हैप्पी किसी छोटी सी चीज की वजह से। कोई हमने सॉन्ग सुन लिया, कोई हमारा कोई एकदम से फ्रेंड आ गया, समथिंग कुछ भी हुआ, तो एकदम से सडनली हमारा जो मूड होता है, वी इवन इन एन इंस्टेंस में भूल भी जाते हैं इंस्टेंट में कि हम दुखी भी थे, हम एकदम से खुश हो जाते हैं। तो ये बट नेचुरल है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। बट यस, नेचर में ऐसी भी चीजें होती हैं प्रकृति में जो हमारे मूड को चेंज करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। सो थैंक यू बच्चों।